यस, रेडी, स्टार्ट। तेल स्वभाव से ही एक विस्फोटक पदार्थ है, परंतु अभी तक इसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। परंतु 1973 से इसके मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उससे निश्चय ही यह विस्फोटक पदार्थ माना जाने लगा है। 1973 से इसके मूल्य में वृद्धि की गई। 1973 में जो तेल संकट विकासशील देशों के समझ आया, उससे स्थिति पूर्णतया बदल गई। तब से पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे यहाँ अलग रूप से कार्य करने लगा। इस संकट ने हमारे समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर दी। अब समय आ गया है कि जबकि हमें इस तेल संकट का सामना विश्व स्तर पर करना होगा, हमें अपनी तेल संबंधी नीति की सुरक्षा के लिए एक उचित अंतर्राष्ट्रीय तेल कूटनीति बनाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अधिवेशन तेल संकट पर विचार करने के लिए न्यूयॉर्क में हो रहा है। कुछ देशों द्वारा तेल का प्रयोग आर्थिक युद्ध के शस्त्र के रूप में किया जा रहा है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके मूल्य तथा वितरण व्यवस्था आदि पर विचार किया जाएगा। अब भारत को इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनानी पड़ेगी। वह कहाँ तक तथा किस प्रकार तेल उत्पादक देशों पर निर्भर रह सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने ही तेल संसाधनों का भरसक लाभ उठा सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तेल के बारे में पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि यह भी संभव है कि कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण तेल उत्पादक देशों में ही आपसी फूट पड़ जाए। अतः मंत्रालय को इन सब बातों के बारे में पूर्णतया सतर्क रहना होगा। सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की खपत कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, परंतु इस प्रकार के सभी प्रयास आंशिक प्रतीत होते हैं। इनके स्थान पर सरकार को व्यापक नीति अपनानी चाहिए। मंत्रालय की अनुदानों के अनुसार 1974-75 में 1300 करोड़ रुपए के मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया जाएगा, परंतु प्रश्न यह है कि रुपया कहां से आएगा। मेरा विचार है कि इस मामले में हमारी नीति का आधार ठोस होना चाहिए। यह केवल निर्यात प्रधान उद्योगों के बारे में ही नहीं, अपितु संपूर्ण उत्पादन ढांचे के बारे में अपनाई जाना चाहिए। हमें बताया गया है कि एक ईंधन नीति समिति का गठन किया गया था, परंतु आज 10 मास गुजर गए हैं, परंतु इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमें समझ नहीं आता कि इस समिति द्वारा किस प्रकार के सुझाव दिए जाएंगे। यदि हमें मिट्टी के तेल का उत्पादन और खपत कम करनी है, तो हमें इसके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध करवाना पड़ेगा। हमें इसके लिए कौन सी तकनीक अपनानी पड़ेगी, इस संपूर्ण समस्या के बारे में व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है और उचित विचार विमर्श के लिए हमें औद्योगिक विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इस्पात तथा योजना मंत्रालय, इन सभी में अपेक्षित तालमेल स्थापित करना होगा। समाचार पत्रों में यह देखने को मिला था कि सरकार द्वारा एक ऊर्जा बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी, परंतु इसके सदस्य कौन कौन होंगे, इसके बारे में भी अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे विचार से ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमें यथाशीघ्र एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। हमारे देश में किए जा रहे कच्चे तेल के उत्पादन के 7.20 लाख टन से बढ़कर 11.40 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। इससे हमें काफ़ी लाभ होने की संभावना है। यह भी अंदाजा है कि हमारा सुरक्षित भंडार भी
175 लाख टन हो जाएगा। यदि हम अपने 11-12 लाख टन तेल के प्रतिवर्ष के उत्पादन को बनाए रखने में सफल भी हो जाते हैं तो भी हमें विदेशों से तेल मंगवाने को आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इसके लिए भी हमने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए हैं। अभी 15 दिन पूर्व ही हमने इराक के साथ 2.8 लाख टन तेल का निर्यात करने का करार दिया था और किया था। हमें आशा है कि इस करार के कई अच्छे परिणाम निकलेंगे और हमें लाभ होगा, परंतु विदेशी कंपनियों के साथ हमारे पूर्व करार इतने सफल नहीं रहे हैं। ऑयल इंडिया के आसाम संबंधी करार के साथ यही बात हुई और फिर यही बात मद्रास तेल शोधक कारखाने के बारे में भी दोहराई गई। हम यह नहीं चाहते कि मथुरा और कोचीन तेल शोधक कारखानों के साथ भी ऐसा ही हो। हम यह चाहते हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई के संबंध में इराक के साथ हमारा करार पैसे की दृष्टि से नहीं अपितु अन्य सभी पहलुओं से भी हमारे हित में हो। इस प्रकार के समाचार हमारे समझ आए हैं कि देश में उत्पादित कच्चे तेल के बारे में मंत्रालय वर्ष भर शांत रहा। अभी तक हमें यह नहीं मालूम कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबद्ध मालवीय समिति की सिफारिशों का क्या हुआ। सरकारी उपक्रमों से संबद्ध समिति के एक प्रतिवेदन में ऑयल इंडिया की जांच करने की मांग की गई थी। इस कंपनी के 1971 के लेखे अभी तक चले आ रहे हैं, उन्हें बंद नहीं किया गया है। सरकार को इस संपूर्ण मामले की जांच करनी चाहिए। औषधियों के मूल्यों के बारे में भी सरकार की नीति कमजोर रही है। 1970 में 23 या 25 औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी, परंतु कुछ ही समय बाद पुनः यह मामला भी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंप दिया गया। आज 18 मास बीत जाने के बाद भी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उद्योगों को आज अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें आशा है कि नीति संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय मंत्रालय द्वारा इन सभी बातों की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा और साथ ही संसद सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाएगा। विराम समाप्त।